अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो हम लोगों ने उस दिन जो पढ़ा था, हमने कंडीशनल रेंडरिंग तक पढ़ लिया था। और अमन को कंडीशनल रेंडरिंग में और लिफ्टिंग स्टेटअप में दिक्कत आ रही है ना। जी सर। जी सर। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसे भी अभी हम सॉल्व रिजॉल्व करते हैं। पर पहले मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज दिखा देता हूँ, तुम उसको देखो, बढ़िया है एकदम। रिएक्ट जेएस ऐप में जाओ, ठीक है। इसे VS हाँ कोड में सर। ओपन करो, अपनी ठीक। एप्लीकेशन में जाओ, उसे VS कोड में ओपन करो, ठीक। ठीक है ना। ठीक। उसके बाद क्या करो, एक मिनट ऊपर चला। इसके बाद क्या करो, एक्सटेंशन में जाओ। एक्सटेंशन में जाकर के एक एक्सटेंशन है ब्राउजर प्रीव्यू। ब्राउजर प्रीव्यू आ रहा होगा एक एक्सटेंशन, ये रहा। ठीक। इसे इंस्टॉल कर लो, ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। इसे इंस्टॉल करो। ठीक है। कर लिया। ठीक है सर, अभी करता और हूँ सर। और एक और कर लेना, डीबगर फॉर क्रो। ठीक है सर, फॉर क्रोम। ये वाला माइक्रोसॉफ्ट का, ये दो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दो फटाफट से। ठीक सर। अब क्या है, अब तक तुम अपनी रिएक्ट के प्रोग्राम को ब्राउजर पर लॉन्च कराते थे, तो बार बार ब्राउजर ओपन करो, बार बार ये करो वो करो, दिक्कत होती थी ना, जी सर। है ना। इससे दिक्कत नहीं होगी। जब आप ब्राउजर प्रीव्यू इंस्टॉल कर लोगे तो ये आ जाएगा, इस तरीके से बना हुआ है आपको, ठीक है। ब्राउजर प्रीव्यू। प्रीव्यू कर लोगे ठीक। इंस्टॉल, ब्राउजर प्रीव्यू एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरीके का जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्राउजर प्रीव्यू जो एक्सटेंशन होता है वो आपका VS कोड के अंदर ही ब्राउजर दे देता है आपको, और उसी के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन रन करवा सकते हो। बट एक बात याद रखना, हो गया सर। हाँ, जब आप ब्राउजर प्रीव्यू कर लोगे तो उसके बाद कमांड पैलेट में जाना। कमांड पैलेट, सॉरी, सेटिंग्स में जाना। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटेंशन दिख रहा है इस पर क्लिक करो। इसमें ये ब्राउजर प्रीव्यू दिख रहा है, जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद की कह रहा हूँ मैं। आ रहा है, यहाँ तक पहुंच गए। सर एक बार दोबारा से। आपने ब्राउजर प्रीव्यू इंस्टॉल कर लिया, ये बताओ पहले। एक्सटेंशन ये वाला ब्राउजर प्रीव्यू। हाँ, ये वाला साइड में आइकन आ गया, उसके बाद आ गया आ गया। अब जाना है सेटिंग्स में, यहाँ से क्लिक करो, कॉगविल है ना, ये कॉगविल जो दिख रहा है इस पर क्लिक करो, और ये सेटिंग्स दिख रही है, इस पर क्लिक कर दो तो इस तरीके का यूजर इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। आ गया। उसके बाद ठीक है, ये तो आ गया, बताओ। यस यस। इसमें ब्राउजर प्रीव्यू पे क्लिक करो, ठीक। ठीक है। उसके बाद बस जस्ट यहाँ पर ये जो URL आ रहा है ना, ये URL आ रहा है, ये तुम्हारा दूसरा आ रहा होगा, जी सर। दूसरा आ रहा है ना। तो जिस पोर्ट पर आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन ओपन हो रही है, जैसे मेरी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो ओपन हो रही है, कहाँ गया, ये रहा, लोकल होस्ट 3000 पे ओपन हो रही है, ठीक है ना। जी सर। तो यही चीज उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर दे, ठीक है। ठीक। ठीक है। कर दी। ठीक। कर दी कि नहीं कर दी, पहले ये बताओ। सर नेट स्लो चल रहा है सर मेरी साइड। कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ तो तुम उसमें से देख लेना। जी तो सर। यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। अब जब यहाँ पर ये पेस्ट कर दोगे तो इसके बाद ये जो टैब है इसको प्रेस कर देना। हेलो। हेलो। यार तुम्हारे साइड पे पीछे इतनी तेज आवाज आती है ना। हाँ सर की आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है आवाज। आ रही है सर, आप कंटिन्यू करें। ये वाला जो है ब्राउजर प्रीव्यू के लिए, ये वाला टैब प्रेस कर देना, तो यहाँ पर साइड में तुम्हारी इन ब्राउजर विंडो ओपन हो जाएगी रिएक्ट की।
पर एक बार याद रखना कि ये जब क्लिक करोगे तो आपका ये जो पैकेज है रिएक्ट का, ये रन होना चाहिए, ये चलना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी रन अभी अपने आप ही आ जाएगी, देख लेना थोड़ी देर में। ये आ गई, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आ गया। अब यहाँ पर कंटेंट चेंज भी हो जाएगा तुम्हारा, ये हो रहा है चेंज। तुम अब अपना कंपोनेंट बनाओ। देखो मैं देता हूँ RCC, और एक बार ये आ जाए, ठीक है, यहाँ पर दे दिया मैंने हेलो रिएक्ट जेएस, फाइल सेव, एंड ये आ गया हेलो रिएक्ट जेएस। चेंज हो रहा है जी सर। तो समझ में ये दोनों का हो रहा है, दोनों के में आ रही है ये। सर हाल ही क्या करना नहीं करना पड़ेगा हम्म, विजुअल स्टूडियो कोड में? क्या? विजुअल स्टूडियो कोड में करना, अभी मैंने खाली पैकेज इंस्टॉल करे हैं सर, हाँ। ब्राउजर प्रीव्यू एंड Preview? डिबगर फ्रॉम क्रोम। हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन बताया था उसमें लोकल होस्ट 3000 डाल करके दिया था। कोई नहीं, देखो जी मैंने सर, है ना, मैंने है ना वीडियो में क्रिएट कर दिया, ज्यादा अगर करोगे तो फिर यही वीडियो बढ़ जाएगी और तुम्हें ज्यादा स्किप कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। जी सर, ठीक है ना? कंटिन्यू करो, ये वीडियो, मैं एक हाँ बार ठीक है, देखो। एक हाँ बार मैं, हो जाएगा ना, हम दोबारा से वीडियो देख लेंगे। हाँ तो तुम वीडियो में देख लेना। ठीक है अब सर, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, अभी मैं तुम्हारी जो क्वेरीज है लिफ्टिंग स्टेट अप वाली और जो तुम्हारी कंडीशनल रेंडरिंग वाली है, ये दोनों की दोनों क्वेरी वीडियो के एंड में रिजॉल्व करूंगा, बस मेरे को याद दिला देना चाहिए, ठीक है? अब आती है लिस्ट रेंडरिंग एंड कीज रेंडरिंग। मान लो कि हमारे पास मल्टीपल आइटम्स है और उन्हें हमें शो करवाना है, जैसे लिस्ट, जैसे यूएल होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपके पास ढेर सारे आइटम्स हैं, ढेर सारी लिस्ट है। तो अगर उसके एक एक आइटम को आपको रिएक्ट में दिखाना है तो आप कंडीशनल रेंडरिंग तो सिर्फ और सिर्फ वेफर्स के लिए यूज कर देते, तो आप यहाँ पर लिस्ट रेंडरिंग के लिए क्या यूज करोगे? आप लूप्स नहीं लगा सकते रिएक्ट जेएस के जीएसएक्स में, ठीक है ना? लूप्स लगाओगे तो ठीक है, बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो अब मैं लिस्ट रेंडरिंग करके दिखाता हूँ कि लिस्ट को किस तरह से हम रेंडर करते हैं, ठीक है ना, ठीक है रिएक्ट में। तो जैसे इसका लिस्ट रेंडरिंग का मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूं कि अगर आप रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन यूज करोगे तो आप व्हाट्सएप या फिर आप कोई से भी, मतलब एक तरीके से तुमने वो भी देखा होगा, चलो व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं। व्हाट्सएप में आपके यूजर्स होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, और उनका नाम होता है, उनकी जो डिटेल्स वगैरह लिखी होती है, स्टेटस वगैरह, वो सारी चीजें लिखी आ रही होती है। जी तो सर। ये सारे की सारी फ्लैट लिस्ट होती है, पर फ्लैट लिस्ट में जो डेटा डाला जाता है, ठीक है ना, अब एक एक डेटा को थोड़ी ना हम डालेंगे, हम हर एक डेटा के लिए लूप करा देंगे। ठीक भाई वो एक ही जैसा कार्ड है, बस उसमें यूजर ठीक। नेम का, यूजर नेम चेंज है, प्रोफाइल पिक्चर चेंज है और उनका स्टेटस चेंज है, पर कार्ड तो वो एक ही जैसा है। कार्ड में कंटेंट चेंज हो जाएगा। कंटेंट चेंज हो जाएगा, बस उसमें क्या करना होता है, उसमें हम जो फ्लैट लिस्ट के थ्रू हम जो कंटेंट, जो कार्ड होता है उसका जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो डेटा पास करते हैं, तो वहां पर ये फीचर यूज होता है लिस्ट रेंडरिंग का, ठीक है ना? ठीक है सर। अब ठीक। इसको कैसे यूज करते हैं मैं दिखाता हूँ, मैं सिंपल बेसिक से एग्जांपल से लेता हूँ। IMRC इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट, मैंने ये ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एरे ले लेते हैं, कांस्टेंट एरे। इसमें दे देते हैं स्टूडेंट्स के नाम, इसमें देता हूँ रोहित, अमन, विशाल, ठीक है, मैंने ये दे दिया। अब मान लो यही डेटा था मुझे और ये 1 बाय 1 करके मुझे दिखाना है, तो एक तो मैं या तो इस तरीके से यूज करूं, मतलब रिएक्ट के कंपोनेंट बनाऊं और उसमें यूएल के अंदर एल आई दे करके एक एक करके कंपोनेंट दूं। पर मान लो मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट है इस तरीके से कह रहे और उन्हें यहाँ पर प्रिंट कराना, तो कैसे कराऊंगा? चलो इसे हटाते हैं, पहले सिंपल एग्जाम्पल हटाते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ एक रिएक्ट का कंपोनेंट ही ले लेता हूँ। क्लास कंपोनेंट लू के फंक्शनल कंपोनेंट लू, बताओ?
फंक्शनल कंपोनेंट ले लीजिए। हाँ फंक्शनल कंपोनेंट, और हमेशा फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज करो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक एरे है यहाँ पर, और इस एरे में मैंने दे दिया। अब मेरे पास यहाँ पर एक यूएल है, और इस यूएल के अंदर मुझे इस एरे में से डेटा पास करना है यहाँ पर, तो कैसे करूंगा? इसके मैंने लिए आपको मैंने तुम्हें एक मेथड बताया था, मैप मेथड, जी जो कि अरे डॉट एरे, मैप करके। जो कि एरेस के एक आइटम को इटरेट करा सकते देता है कि नहीं देता जी है? जी तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एरे लेने के बाद एक न्यू एरे लेता हूँ। मैंने क्या कही थी, वो एक नया एरे रिटर्न करता था। एरे डॉट जो हम मैप मेथड लेते थे, वो एक नया एरे रिटर्न करता था। ठीक मैप लिया, मैप के बाद मैप दो पैरामीटर लेता था। मैंने क्या कहा था, करंट वैल्यू, इंडेक्स और एक एरे। जैसे फॉर ईच लेता था ना तीन पैरामीटर, फॉर ईच तीन पैरामीटर लेता था। एक तो करंट इंडेक्स, मतलब ये वाली वैल्यू, इस एरे की ये वाली वैल्यू, उसके बाद ठीक इसकी की, और उसके बाद तीसरा पूरा का पूरा एरे। देखो अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, सी और आई, मान लो सी है करंट वैल्यू, आई है इंडेक्स, ठीक और ये ए ठीक है एरे, ठीक है ना। ठीक ये है मान लो, और इसने यहाँ पर, मैं करवा देता हूँ कंसोल लॉग सी और कंसोल लॉग आई आई और कंसोल लॉग ए। मैंने ये करवा दिया। यूएल में अभी हम कुछ नहीं देते, हम एल आई करके दे देते हैं, सिंपल लिस्ट, एक तरीके से सिंपल ठीक लिस्ट, ये दे दिया मैंने। अभी मैं सेव ठीक करता हूँ। इसमें तो कंसोल नहीं आएगा, तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं ना ब्राउजर को ही ओपन कर लेता हूँ, इसमें आ जाएगा आपका। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मैंने कंपोनेंट रेंडर नहीं करवाया, आई एम डॉट रेंडर, एंड कंपोनेंट हमारा कौन सा, ऐप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, एंड उसके बाद दे रूट दिया हमने रूट सेव करते हैं हम यहाँ पर। और सेव करने के बाद इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास कंसोल में आ रहा है डेटा, तुम देख रहे होगे, 0 आ रहा है, फिर एरे आ रहा है, फिर अमन आ रहा है। दिख रहा है तुम्हें? सी में क्या आ रहा है, रोहित। सी में आ रहा है रोहित, और उसके बाद आपका इंडेक्स जो था 0, और उसके बाद ए से आ रहा है आपका एरे। ठीक आ रहा है। जी तो अब आप लोगों को पता चल गया तीनों पैरामीटर में 1 बाय 1 क्या स्टोर हो रहा है। ठीक पहले ठीक है, करंट वैल्यू आप आई हाँ है, फिर हाँ, पोजीशन नंबर आया, करंट वैल्यू और यानी कि उसको ये, फिर उसके बाद उसका ये एलिमेंट का जो भी आपका पोजीशन इंडेक्स नंबर। है, वो, ठीक और उसके बाद पूरा का पूरा फुल एरे, तो ये रिटर्न कर रहा है। तो अब ठीक मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल से यहाँ से मेरे को जो वैल्यू चाहिए, एक तो रोहित चाहिए, ठीक है ना। रोहित चाहिए, तो भाई मैं ठीक आई और ए क्यों लगाऊं, सिर्फ और सही सिर्फ ठीक रोहित चाहिए तो आई और ए क्यों लगाऊं। तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास ये आ गया तो मैं रिटर्न करा दूंगा क्या, न्यू एल आई एरे एल आई एल आई एल आई, न्यू एरे नहीं, ठीक एल आई रिटर्न कराएंगे, ठीक और इसमें दे देंगे सी, ठीक है ना। ठीक इसी वैल्यू दे देंगे। अब तुम्हारे पास ये जो चीज आ रही है भाई, एरे जो मैप मैप मेथड जो होता था वो कुछ रिटर्न करता था, तो मैंने क्या किया, एल आई को रिटर्न करवा दे 3 बार इसमें वैल्यू डाल करके, 4 बार, ठीक है। ठीक अब ये जाकर के इसमें स्टोर हो गई वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यूएल के अंदर सिंपल से इस तरीके से बनाएंगे, और हम दे देंगे न्यू। यहां तक डाउट दोनों में से किसी को? ये आपने सी क्यों लिखा है? सी, हाँ एल आई में तुम एक न्यू बार एरे आना बताओ, चाहिए था ना। न्यू एरे का होगा, न्यू एरे में तो ये डेटा जा रहा है भाई। अच्छा जो एरे डॉट मैप से डेटा, जब मैंने इस एरे में मैप मेथड लगाया, तो मैंने ठीक 3 वैल्यू पास करी थी, करंट वैल्यू, इंडेक्स और एरे। तो ये भी ठीक आपके इस एरे की ये जो वैल्यूज हैं वो सी में स्टोर हो रही थी, ठीक ठीक है ना। और मुझे ये जो ठीक एल आई था, ये यूएल के अंदर
एल आई रोहित, एल आई अमन, एल आई विशाल और एल आई शुभम करके ही तो कॉल कराना था। हम्म, तो मैंने जस्ट ये जो एल आई कंपोनेंट था वो यहाँ से पास कर दिया मेरे। अभी समझ में आया? ठीक। अब आ अभी गया। सेव कर लेते हैं। अभी हम जरा इसे चेक करते हैं। ये रोहित, अमन, विशाल और शुभम, पर यहाँ पर तुम देखो, अभी अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, चेक द रेंडर मेथड ऑफ ऐप, सी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एट एल आई एंड एफ। तो रिएक्ट में एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप इस तरीके से मैप मेथड कॉल कराते हो और जितनी भी आपकी लिस्ट आइटम्स या फिर जो भी डेटा रिटर्न होकर के आता है, वो जब मैप ठीक। मेथड एक अकेले डेटा पे तो रिटर्न कराओगे नहीं, आपको सीधी सी बात है कि आपके पास काफी सारा डेटा होगा, मल्टीपल। काफी मल्टीपल डेटा होगा, तो उसी पर लगाना ठीक। पड़ेगा मैप मेथड। तो जब आप मल्टीपल ठीक। डेटा पे मैप मेथड लगाते हो और वो आपको रिटर्न करता है वो डेटा, तो वो एक की भी मांगता है हर एक डेटा के। की क्यों मांगता है? ताकि वो उस डेटा को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। इसके बारे में जरा ठीक। पढ़ते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। लिस्ट आर यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन अ ऑर्डर्ड फॉर्मेट। ठीक है ना? एक ऑर्डर फॉर्मेट में जब भी हमें रिएक्ट में डेटा दिखाना होता है तब हम लिस्ट का यूज करते हैं। एंड मेनली यूज टू डिस्प्ले मेन्यूज ऑन वेबसाइट। जैसे कि आपके वेबसाइट पे होम, अबाउट अस वगैरह जो लगा होता है, वो भी एक तरीके से जी। यूएल एल आई के, जब आप सीएसएस और एचटीएमएल के साथ वर्क करोगे तो आपको यूएल और एल आई के कॉम्बिनेशन में ही लिस्ट मिलेगी। ठीक है? ठीक। इन रिएक्ट, सॉरी, यूएल और एल आई के कॉम्बिनेशन में ही आपको मेन्यू बार मिलेगा। जो होम, अबाउट अस वगैरह होता है ना, आपका ऊपर जो मेन्यू बार जी। होता है, नेविगेशन बार, जी सर। वो किससे क्रिएट होता है? वो क्रिएट होता है आपके इससे, यूएल और एल आई एलिमेंट पे, एचटीएमएल पे। ठीक। In React, list can be created in a similar way as we create list in JavaScript. React में हम list को बिल्कुल उसी तरीके से create करते हैं जैसे कि हम JavaScript में create करते हैं। Assigning key to an element or component allows React to uniquely identify it when it has changed, added or removed. अगर आप किसी भी एलिमेंट को React में एक की असाइन कर दोगे तो React की एप्लीकेशन में उस एलिमेंट को इजीली चेंज किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। जैसे आप क्या है कि उस एलिमेंट में चेंज करना चाहते हो किसी एलिमेंट में, ठीक। ठीक है ना? जैसे मान लो ठीक। कि यहाँ पर आप एल आई दे रहे हो, तो ये एल आई एक नहीं आ रहा, एल आई तीन जा रहे हैं। तो इन तीनों में से रिएक्ट को कैसे पता चलेगी कि हाँ मेरे को अमन में चेंज करना है? इसके लिए हम की देते हैं। अब की कैसे देंगे? अच्छा। की के लिए यहाँ पर एक हल। की प्रॉप दे दी जाती है। की प्रॉप, इसको की से ही ठीक। देंगे और कुछ नहीं देना, की ही लिखना है। ठीक। पैरेंथेसिस में आई लिख देना। इंडेक्स ही तो था, अरे किसी का एक इंडेक्स ही तो यूनिक होगा। जी सर। जी। जी सर। अब आप फाइल को सेव करो और देखो यहाँ पर अब आपका एरर नहीं आएगा। आई इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने आई यहाँ पर दिया नहीं। रिफ्रेश किया हमने, यहाँ पे आ गया और यहाँ पर अब वो एरर नहीं आ रहा। जी सर। समझ में आ गया? ठीक। अमन आया समझ में? आ गया सर। देखो बॉडी में भी वो जो आ रहा है आपके पास रूट, उसमें यूएल आ रहा है और तीन एल आई आ रहे हैं, 3 LI। हाँ। उसमें मार्कर आ रहा है। ठीक है ना? मार्कर आ रहा है वगैरह वगैरह जो भी आ रहा है तीनों एल आई, ठीक। और हर एक एल हाँ। आई की अपनी एक यूनिक है। क्लियर? ठीक। ये होती है आपकी कंडीशनल रेंडरिंग। अभी ये तो हमने फंक्शनल कंपोनेंट में बनाई। अभी हम जरा क्लास कंपोनेंट में बना करके देखते हैं। और देखो मैं एक चीज और मैं बताना अभी तक तुम्हें भूल गया, अगर मान लो एक तुम्हें सिंपल टेस्टिंग करवानी तो तुम यहाँ पर जी कंसोल सर। डॉट लॉग भी लिख सकते हो। कंसोल डॉट लॉग हेलो रिएक्ट। जैसे आप जब रिएक्ट की एप्लीकेशन इनिशियलाइज करते हो तो आप जस्ट ये चेक भी कर सकते हो। तो मैंने रिफ्रेश कर दिया तो ये भी चलेगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। कंसोल में। कंसोल में हेलो रिएक्ट, ये इसलिए ठीक सर। बताया मैंने कि जैसे आपने कभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया और आपको चेक करना, तो इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो। एक चीज और मैं बताता हूँ, जैसे क्या किया आपने, आई एम आर, ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक। यहाँ पर जो अभी मैं काम कर रहा था क्लास लेकर के वगैरह वगैरह, अगर आप चाहो किसी वेरिएबल में काम करवाना है तो मैंने जैसे ले लिया कांस्टेंट एरे इज इक्वल टू, मैंने इसमें ले लिया रोहित, विशाल, यश, अमन, ये ले लिया मैंने। ठीक है? ठीक। अब मुझे इसे इटरेट करवाना, तो मैं ले लेता हूँ कांस्टेंट न्यू एप इज इक्वल टू ऐड डॉट मैप, और मैप में आप एक वैल्यू दे दो जो कि आप इंडेक्स दे रहे थे, वैल्यू ले लो, वैल्यू
है। और इसके बाद ठीक। आप कंसोल ले लो या एल आई ले लो, जो भी लेना है आपका मर्जी है वो ले लो। जैसे मैंने दे दिया इधर, रिटर्न करा देते हैं H1 में। वैल्यू H1 में क्या रिटर्न करा दो, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू रिटर्न। वैल्यू रिटर्न करा दिया, और यहाँ पर एक की दे देते हैं, इंडेक्स ले लेते हैं इसको। सर वैल्यू रोहित आएगी और इंडेक्स एक मिनट पोजीशन एक नंबर मिनट भी एक आएगा। मिनट एक मिनट चेक करते हैं, क्या मतलब। वैल्यू जो आएगी वो तो रोहित आएगी। रोहित आएगी, विशाल आएगी, यश आएगा और अमन हाँ, आएगा। और इनके अगर हम इनके अंदर आई दे रहे हैं तो वो इंडेक्स पोजीशन नंबर आएंगे सभी के। हाँ, आई दोगे या कुछ भी दे दो, अपने अपने तुम जिससे अच्छे तरीके से समझ सको वो पैरामीटर देना। अब ठीक जैसे ये ठीक। वेरिएबल है ना, ही तो ये कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट है, कोई फंक्शनल कंपोनेंट तो है नहीं ये। नहीं वेरिएबल है। ये एक वेरिएबल है। तो इसे अगर हमें रिएक्ट एप्लीकेशन में लिखना तो कैसे लिखेंगे, ठीक। इसे तो नहीं लिखना बताया था ना मैंने। जी नहीं। इसे लिया हमने न्यू एर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। चेक किया, ठीक। चेक करते सेव करते हैं, फिर रिफ्रेश कराते हैं। ये आ गया आपका रोहित विशाल। और जरा अब हम अपना वो देखें, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एरर तो आता है, ये हमें यहाँ पे की देनी पड़ेगी। की नहीं दी ना मैंने, वैल्यू कॉमा इंडेक्स। ठीक है। अभी क्लियर हुआ तुम्हें। ठीक। ये एरर क्यों शो करता है? एरर एरर नहीं शो एरर करेगा तो तुम्हें अगर कैसे पता चलेगी कि एप्लीकेशन में एरर है। नहीं, अगर हमने की ना लगाए वहां पर, आप कंसोल में एरर दे रहा था, अभी आपने हाँ फिर इसको रिमूव करने के लिए आपने की लगाई, हाँ, तो फिर ये एरर क्यों अगर हम की नहीं लगाएंगे? ये एक तरीके का एरर है रिएक्ट अच्छा। में। अगर आप की नहीं दे रहे हो, अच्छा ये एक अच्छा। तरीका एरर है रिएक्ट। ठीक ठीक। क्लियर। अभी हमने क्या किया, ठीक। हमने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर बना लिया, हमने क्लास कंपोनेंट के ठीक। अंदर नहीं बनाया। ठीक है ना, ठीक क्लास है। कंपोनेंट के अंदर बना करके देखते हैं। ऐप दे दो इसे। IMRD रेंडर करा दीजिए laptop डॉट रेंडर। कंपोनेंट रिएक्ट का नाम ऐप। डॉट रेंडर ऐप डॉक्यूमेंट डॉट गेट। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर हमें देना है तो क्लास कंपोनेंट में नहीं कराया था ना अभी हमने, क्यों। में करा, फंक्शनल में कराया था, क्लास में नहीं कराया था। क्लास में नहीं कराया था ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर रेंडर मेथड के अंदर लेना। देखो ना, रिटर्न के अंदर हमेशा जीएसएक्स वर्क करेगी। ठीक है। ठीक। रेंडर के अंदर आप जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उन्हें आपको कीवर्ड से ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। रेंडर के बाहर डिक्लेयर करोगे कोई कीवर्ड नहीं लगेगा, कोई फंक्शन वगैरह कुछ नहीं लगेगा। रेंडर के अंदर ठीक। फंक्शन वगैरह कीवर्ड लगेगा, रेंडर के बाहर फंक्शन वगैरह कीवर्ड नहीं लगेगा। अभी बता के चल ठीक। रहा हूँ मैं। ठीक। ठीक है। ठीक सर। अब अगर हमें इसे रेंडर कराना है then वही सिंपल, अरे डॉट मैप। अब क्या किया यहाँ पे, सी और आई दे देते हैं अभी, ठीक है ना। ठीक। रिटर्न क्या, एल आई रिटर्न करा दो, और इसमें की दे दो। की में क्या दे दिया, आई दे दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया, सी दे दिया। और यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर यूएल पास करो, और यहाँ पर न्यू अरे। अरे कॉल करा दो बस, खत्म। सर ये आपने आई लेस देन क्यों लगा दिया? कहाँ पर, कैरेक्टर लेस देन वाला ये आई यही, ये बगल से कहाँ भाई, बगल से आई लेते हैं। की इक्वल कर्ली ब्रेसेस में आई, हाँ, उसके तो बाद ये बंद तो किया, ये नहीं बंद करूंगा मैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये बंद हो गया। ठीक। ठीक। ये आ गया आपका विशाल, अमन, ऋषभ, राहुल। तो ये इस तरीके से हम क्लास कंपोनेंट में करवाते हैं।
वैसे इसका सबसे ज्यादा यूज जो होगा वो होगा आपका फ्लैट लिस्ट में, अभी बता दे रहा हूँ। ठीक। क्योंकि जिस तरह से आपकी यूएल हो गई, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, और ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गई, ये आपकी किस में होती है, एचटीएमएल में। उसी तरीके से रिएक्ट नेटिव में भी कुछ लिस्ट होती है, जैसे सेक्शन लिस्ट हो गई, और ठीक। तुम्हारी ये फ्लैट लिस्ट हो गई, ठीक है ना, वर्चुअलाइज्ड लिस्ट हो गई, ठीक। इसी तरीके की लिस्ट होती हैं आपकी रिएक्ट नेटिव में, अलग अलग तरीके की, अलग अलग डेटा को दिखाने की, जिसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज होती है। जैसे कि तुम्हें फ्लैट लिस्ट का एक एग्जांपल बताऊं, तुम फेसबुक ओपन करते हो तो जो स्टोरीज आती है ऊपर, जी सर, जी सर। वो फ्लैट लिस्ट का एग्जांपल है, वो हॉरिजॉन्टल फ्लैट लिस्ट का एग्जांपल है एक तरीके से। ठीक। ठीक है। ठीक सर, ये मैं इसकी बोल रहा था कि आई, आपने इसमें हमको आई कॉमा सी करना था, मैंने तो आई इज इक्वल कॉमा, टू आई कॉमा सी, अलग से आपने कर्ली ब्रैकेट में सी दे दिया है। यहाँ पर आई कॉमा सी का वो करूंगा मैं, देखो की के लिए तो हमने आई लिया है, और जो कंटेंट था उसके लिए सी लिया है। अच्छा अच्छा। क्लियर, ये है नहीं, बस बात। पिछले बारे में आपने कहा था उसमें आई कॉमा सी लिख दिया था। पिछले बार में कहा आई कॉमा सी लगा। ग्रेटर देन जो लगा था ना ये, हम्म, ये वाला, अरे उसके ये आगे तो जब देखो, हाँ। एक बार बताओ, ये हटा दिया मैंने। अब ठीक। इसमें कंटेंट बीच में रखना हो तो सी लूंगा ना। ठीक। ठीक है, ठीक है समझ सर। में आया। आ गया, आ गया, समझ में आ गया। हाँ, अब सुनो मेरी बात, कि अब अगर मेरे को, जैसे कि मेरे को क्या करना है, मैंने ये तो क्रिएट कर लिया। अब मान लो कि मेरे पास स्टेट्स है, ठीक है ना, ठीक। जैसे कि मैंने इसे डिलीट करता हूँ। मेरे पास है स्टेट। स्टेट कहाँ पे बनाई जाती है, स्टेट बनाई जाती है आपकी यहाँ पर। कंपोनेंट। ठीक है, और इस ठीक। स्टेट में मेरे पास एक यूजर्स नाम से डेटा है, ठीक है, ठीक। और इस यूजर्स नाम के डेटा में मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट यूजर्स के। जैसे कि पहला मैंने ठीक। आईडी दे दी 1, और उस यूजर का नाम दे दिया हमने विशाल, और ईमेल दे दिया हमने डीमन। vichal@gmail.com। ठीक है, ये एरे ठीक। ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं काफी सारे। ठीक। पहले मुझे ये बताओ, अब सारे सिंटैक्स समझ में तो आ रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं सर। पहले समझ में, स्टेट वाले समझ में आ रहा था, पहले नहीं आ रहा था, लेकिन आपने कराया था ना स्टेट, तो मैंने हम्म, प्रैक्टिस करी तो आ गया था। हाँ, आ जाएगा, चिंता मत करो, सारी चीज आ जाएगी। और इसमें से अगर डेटा फैच करना हो तो आपने बताया कि दिस डॉट स्टेट, और हाँ हाँ, फिर यूजर का नाम। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से ये तीनों को मैं मैप मेथड के थ्रू कैसे यहाँ पर रेंडर कर पाऊंगा। मेरे को देना है सर हेलो इसमें, विशाल, योर ईमेल इज दिस। याद रखना, ये है सबसे मेन चीज जो कि फ्लैट लिस्ट में यूज होगी स्टेट के अंदर। मतलब इस तरीके से हम डेटा लेंगे, उठाएंगे, और इस तरीके से पास कर देंगे फ्लैट लिस्ट के कंपोनेंट। ये है मेन चीज, जिस तरीके से हम डेटा पास करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, दिस डॉट स्टेट डॉट, अब अगर आप दिस डॉट स्टेट डॉट नेम ईमेल करके करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, बहुत टाइम लग जाएगा। पर्टिकुलर के लिए करना पड़ेगा। पड़ जाएगा कि नहीं बहुत पड़ टाइम जाएगा, लगेगा। तो हम एक काम जी करते सर। हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं कि यूजर नाम से, यूजर्स नाम से, यूजर्स नाम से ले लो, या फिर यूजर्स डेटा नाम नेम। से ले लो, एक यूजर्स डेटा ठीक। नाम से आप एक वेरिएबल ले लो, और इसके अंदर दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर्स और नाम से जो डेटा आ रहा है वो यूजर्स। सारा स्टोर करा दो। ठीक। ठीक है, अब कुछ नहीं ठीक। करना तुम्हें। अब कुछ करना कैसे नहीं है, क्योंकि अब आप लोगे कांस्टेंट न्यू डेटा इज इक्वल्स टू यूजर डेटा यूजर्स डॉट मैप। डेटा डॉट मैप। डेटा डॉट मैप ले लिया। इसमें आप एक जी सर। नम ऑब्जेक्ट पास करो, नम ऑब्जेक्ट ले लो, या फिर यूजर डेटा नाम से, यूजर्स डेटा या फिर यूजर इन्फो ले लेते हैं, इन्फो नाम से आप ये ले लो। ठीक। ठीक है, पैरेंथेसिस लगा करके ये करा। अभी मैं कंसोल डॉट लॉग न्यू यूजर्स डेटा। यूजर इन्फो लगा के देखो। अभी रुक जाओ, न्यू डेटा ठीक। छोड़ो, अभी पहले पहले ये तो देख लो। हेलो दे दिया अभी मैं। अभी अगर हमें ये देखना है कि ये क्या आ रहा है यूजर इन्फो में, तो चेक करके देखें हम, हमारे पास आईडी नेम और ये सब आ रहा है, मतलब ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है।
आपका जो यूजर इन्फो आ रहा है ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में तो आ रहा है डेटा आपका, जी सर। ठीक है ना। तो अब अगर कराना तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिटर्न कराओ, रिटर्न कराने के बाद li लो, ठीक है। li में अब आपको क्या करना है, li में की देनी है। की क्या होगी आपकी, यूजर यूजर इन्फो डॉट id, ठीक है, यही तो होगी। ठीक। ये एक ऑब्जेक्ट था और इसके अंदर ये पूरी डिटेल्स आ रही थी, तो यूजर इन्फो डॉट id, हर एक किसी की आईडी अलग अलग है। जी सर, यूनिक है। मैं दूंगा हेलो यूजर इन्फो डॉट नेम, योर ईमेल इज ईमेल यूजर यूजर डॉट इन्फो, यूजर इन्फो यूजर इन्फो डॉट डॉट ईमेल। ईमेल, ये आ गया। अब सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से उठाओ इसको और न्यू डेटा नाम से वेरिएबल में स्टोर करा लो। अब सेव करो और इसे रन करा करके देखो, ये लो आ गया, हेलो विशाल योर ईमेल इज दिस, हेलो अमन योर ईमेल दिस। तो क्लियर, जी सर। इसमें कोई डाउट नहीं सर। नहीं है। इसी नहीं तरीके से फ्लैट लिस्ट में जाएगा डेटा, याद रखना इस तरीके से डेटा निकालेंगे हम, ये है सबसे ठीक। खतरनाक चीज। ये लोकल डेटा बनेगा इस तरीके से, और फिर अगर आप जब फाइल ले लोगे तो फाइल से बन जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब आपका ये हो गया, सर अगर हेलो क्या पूछो। सर, अगर दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है, हाँ तो हम पूरा पाथ भी ले सकते थे, जैसे यूजर दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर इनपुट डॉट आईडी करके। तुम एक बार बताओ कितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे चीजों को। हाँ, बट वो एक ही लाइन में नहीं आता हाँ, तो वेरिएबल में। कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा ना यार, कॉम्प्लिकेशन हमारा जो रिपीटिव टर्म है हमें उसको अपना वेरिएबल में स्टोर हमें करा। अपना काम तो करना ही नहीं है। तुम एक बार बताओ, तुम ब्राउजर को क्यों सिंपल वे में इनपुट देना चाहते हो? ब्राउजर क्या जी जी, तुम्हारा दोस्त लग रहा है क्या? है सही बात। ब्राउजर से तो तुम भाई मशीन से जितना काम करवाना चाहो करवाओ, मशीन तो काम करने के लिए बनी हुई है। अब यूजर डॉट आईडी कर दोगे तो अपना काम कॉम्प्लेक्स कर लोगे, लेकिन इस ब्राउजर का काम आसान कर दोगे। ऐसा तो करना ही नहीं हम्म, है। जब ये एरर देता है ये देखता है कि तुम कौन हो? नहीं देता ना। तो जी सर। वैसे ही तुम भी मत देखो। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हो गया हमारा कीज का, अब हम जी अपने सर। कंपोनेंट्स को स्टाइल कैसे करते हैं, रिएक्ट में ठीक। कंपोनेंट्स की स्टाइलिंग कैसे करते हैं वो चीज पढ़ते हैं। CSS in React is used to style the React app or component। चाहे आप React नेटिव यूज करो, चाहे आप React यूज करो, आपको CSS का यूज करना पड़ेगा अपने React कंपोनेंट को स्टाइल करने के लिए। The ठीक। style attribute is the most used attribute for styling in React application, which adds dynamically computed styles at render time। देखो, React की एप्लीकेशन में आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हो, ठीक है ना। जी सर। और अगर आपको जो रिएक्ट नेटिव है उसमें स्टाइल तो यूज कर ही सकते हो, लेकिन एक स्टाइल शीट एपीआई होती है, उसके मदद से हम जी सर। बहुत सारी स्टाइलिंग रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो अभी हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, तो स्टाइल जितने भी अलग अलग तरीके हैं जिनकी मदद से हम स्टाइल कर सकते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को, तो वो मैं सारे बता। इट एक्सेप्ट्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इन कैमल केस प्रॉपर्टीज रेदर देन अ सीएसएस। ये एक्सेप्ट करता है जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को कैमल केस में, मतलब जितनी भी आपकी सीएसएस प्रॉपर्टी थी ना, जैसे कि मैं एक जी सर। एग्जांपल दूं कि आपकी एक सीएसएस प्रॉपर्टी थी फॉन्ट साइज ऐसे करके। ठीक। तो ये जावास्क्रिप्ट में ये जो दो वर्ड है, फॉन्ट है और एक साइज है, तो ये पता है किस तरह से कनेक्ट होंगे, ये लोअर कैमल केस में कनेक्ट होंगे, फॉन्ट साइज। जावास्क्रिप्ट में ठीक। इस प्रॉपर्टी को सीएसएस को ऐसे लिखा जाता है, जैसे बैकग्राउंड कलर है, जी जी। बैकग्राउंड बैकग्राउंड का। कलर इस तरीके से दिया जाता है CSS में, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कैसे दिया जाएगा, सी कैपिटल से करके, ठीक। ठीक है। ठीक। जैसे जैसे फॉन्ट वेट है CSS में इस तरीके से दिया जाता है, और जावास्क्रिप्ट में डब्ल्यू कैपिटल। अभी क्लियर, मतलब जावास्क्रिप्ट में आप जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज करते हो या फंक्शंस यूज करते हो वो लोअर कैमल केस में पास की जाती ठीक। है, ठीक है, जी सर। क्लियर। अब जी मैं ये सर। बताता हूँ वेज टू स्टाइल रिएक्ट कंपोनेंट। रिएक्ट कंपोनेंट को स्टाइल करने के और कौन कौन से अलग अलग तरीके। Here we have mainly 4 ways to style React components that are listed below।
यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग तरीके के मेथड, 4 नहीं 5 है एक्चुअली, मैं गलत लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, मेनली 5 पे। हमारे पास यहाँ पर 5 अलग अलग तरीके हैं जिनकी मदद से हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स को स्टाइल करते हैं बाय यूजिंग इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग में क्या होता है, पहले देखते हैं इनलाइन स्टाइलिंग होती क्या है। द इनलाइन स्टाइलिंग आर स्पेसिफाइड विद अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इन कैमल केस वर्जन ऑफ द स्टाइल। इनलाइन स्टाइलिंग में हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट ही यूज करते हैं, ठीक है ना, और ठीक उसके अंदर ही हम सीएसएस की कैमल केस, जो हमारी लोअर कैमल केस प्रॉपर्टीज है, वो पास कर देते हैं। ठीक ठीक है, कैसे करेंगे दिखाता हूं मैं। मैंने ये लिया, एक हेडिंग बना दो डिब में। बना रहा हूँ। ये ले लिया मैंने। अब मान लो जी कि सर। मेरे पास H1 है और H1 मैंने दे दिया हेलो, ठीक है। अब अगर मुझे इस H1 की स्टाइलिंग करनी है, या फिर एक काम करते हैं मल्टी, या फिर चलो अभी पहले एक ही लेते हैं। अब मुझे जैसे इस H1 में इनलाइन स्टाइलिंग यूज कर, तो कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था, इनलाइन स्टाइलिंग में हम स्टाइल एट्रीब्यूट लेते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ पहले। क्लियर है सर। इसके बाद क्लियर। करली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक। और इसके बाद आप अपने आप ही सीएसएस की प्रॉपर्टी पास कर दो, जैसे कि मैंने दिया कलर रेड। लेकिन यहाँ पर कलर रेड देने पे आपको इस तरीके से जरा आइडेंटिफायर अनएक्सपेक्टेड। तो हमेशा जब भी स्टाइल लो और उसके अंदर इस तरीके से आप जब पास कर रहे हो, तो आप एक करली जी ब्रेसेस सर। में आप 2 करली ब्रेसेस, एक नहीं 2 करली ब्रेसेस। क्लियर। अभी हम सेव करते ठीक। हैं और हम यहाँ पर देखते हैं ऐप इज नॉट डिफाइंड। ओ मैंने यहाँ पर इंडेक्स दे दिया, इंडेक्स। ऐप इज, हेलो स्टूडेंट्स आ गया आपके पास कलर रेड में। क्लियर। सर लेकिन इसमें कलर केमल केसेस में कहाँ है? आपने बोला ना कि बैकग्राउंड रेड देना है। तो एक बार बताओ, कैमल केस तो तभी लगेगा ना जब आपका वो होगा, क्या कहते हैं, जब आपके 2 वर्ड्स होंगे, ये कलर तो एक ही वर्ड है। अब जैसे बैकग्राउंड हाँ। कलर देना है, बैकग्राउंड कलर आ गया जी अपने अभी, जी सर। यहाँ पर दे दिया मैंने ठीक। ब्लैक। सेव कर लो, ये देखो इसके पीछे का बैकग्राउंड ठीक। कलर ब्लैक आ गया, जी सर। ठीक है। ठीक। और मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे हमने ये ले लिया, अब मान लो कि मेरे को इस तरीके से मैं अगर देता चला जाऊंगा, तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी इसमें। हाँ लेंथ एक लाइन में आ मान जाएगा लो सारा यहाँ कोड। पर 50 प्रॉपर्टीज है, तो दिक्कत हो जाएगी। जी तो सर। उसके लिए एक सिंपल सा काम है, रेंडर मेथड के अंदर कांस्टेंट लो, स्टाइल। और ठीक। यहाँ पर हेडिंग स्टाइल नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लो, कुछ भी दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ठीक। ठीक। ठीक है। अब इसके अंदर कलर डिफाइन कर दो। कलर आपका क्या था, रेड कलर है, और ठीक। आपका जो बैकग्राउंड कलर है, वो क्या है, ब्लैक, या फिर इस बार ब्लू दे देते हैं, ब्लू। ये दे दिया मैंने, और कुछ ठीक। नहीं है। अब इसे हटाओ यहाँ से, और याद रखना जब आप स्टाइल में जो स्टाइल एट्रीब्यूट है उसके अंदर प्रॉपर्टी पास करो, तभी आप डबल करली ब्रेसेस लगाओगे। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, तो आप सिंगल लगा करके करली ब्रेसेस पास कर दोगे। हो गया, ठीक सर। सेव आ करके गया देखो, सर। आ गया। आ गया सर। ये हो गया। अब इसमें आप कितनी भी प्रॉपर्टी पास कर सकते हो। अगर स्टाइल टैग के अंदर प्रॉपर्टीज देनी है तो डबल करली ब्रेसेस लगा के दो। अगर किसी हाँ, ऑब्जेक्ट उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट में बनाना है तो आपको खाली करली ब्रेसेस हटा दो और उसका उस वेरिएबल का स्टोर नाम दे दो। नाम देखो। आप इसे एक तरीके से और लिख सकते हो, इसे डबल पैरेंथेसिस दो। और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्या, स्प्रेड ऑपरेटर, इस तरीके। 3 डॉट। यहाँ पर ब्लू की जगह भी येलो दे देते हैं, सेव करो। ये हो गया, ठीक। समझ में आया। ठीक। अब आपको अगर मल्टीपल स्टाइल पास करने, मान लो हेडिंग की स्टाइल ये थी, एक हम डिव ले लेते हैं,
या फिर हम ले लेते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। सर एक बार वो पीछे वाला कोड दिखाना एक बार। दिखा रहा हूँ। पीछे वाला कौन सा कोड रह गया? सर अगर हम यहाँ स्प्रेड ऑपरेटर ना दें और कर्ली ब्रेसेस हटा दें तो अभी तो चल रहा है। हाँ तो अभी चल रहा है, मैंने तुम्हें एक लगाने का तरीका बताया है। अच्छा ठीक। देखना आगे जाकर के तुम्हें इस तरीके से बहुत सारे, जैसे अगर तुमने, जैसे मैं तो जितना सिखाऊंगा उतना सिखा दूंगा, लेकिन अगर ठीक। तुमने कहीं पर किसी और कोड में देखा, कहीं पर ब्लॉग पे देखा, तो वहां पर मोस्टली इस तरीके से तुम्हें स्टाइलिंग मिलेगी। तो उसका ठीक है मतलब देखते ही समझ जाना कि वो क्या कर रहा है। वो जो स्टाइल ऑब्जेक्ट है जो आपने मतलब H1 के लिए जो बनाया है ऑब्जेक्ट, उसके में जो स्टाइलिंग ऑब्जेक्ट पास किया है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को इस तरीके से मतलब अनरैप करके यहाँ पर रख रहा है एक तरीके से। ठीक है, अब मान लो आपको मल्टीपल स्टाइल लेनी है, जैसे आपने H1 की स्टाइल ये ले ली, इसके अपीयरेंस की, और अपने इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो यहाँ पर दे दिया कांस्टेंट फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल। ठीक है ना? ठीक। अब यहाँ पर दिया मैंने फॉन्ट टेक्स्ट अलाइन। फॉन्ट, मैंने फॉन्ट स्टाइल या फिर हो गया फॉन्ट स्टाइलिंग। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? जी सर। ये बस ये वाला समझा दीजिए, आपने 3 बार स्प्रेड ऑपरेटर लगाया ना कर्ली ब्रेसेस 3 में। बार स्प्रेड ऑपरेटर नहीं लगाया, ये मैंने 3 डॉट ही लगाए हैं, और इसी से वो रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर से मतलब जैसे तुम कलर बैकग्राउंड येलो वगैरह इधर लिखते काफी सारी, जी सर। जी सर। तो या तो एक आप इस तरीके से पास कर लो वेरिएबल में क्लियर करके और यहाँ पे पास कर लो, और या फिर आप चाहते हो कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये इसी तरीके से यहाँ पर आए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि स्प्रेड डबल करली ब्रेसेस के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर लगा करके अपने स्टाइल ऑब्जेक्ट को पास करना। समझ में आया? सर जी सर आ गया। अब जैसे मेरे को फॉन्ट स्टाइल करनी है, मतलब फॉन्ट स्टाइल में फॉन्ट साइज क्रिएट करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो मैं फॉन्ट दे दूंगा फॉन्ट साइज, और इसका फॉन्ट साइज दे दिया मैंने 20 पिक्सल। 100 पिक्सल। 20 पिक्सल क्या होता है? ठीक। एक मिनट, और यहाँ पर कोलन लगाओ और डॉट 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 फॉन्ट साइज। सेव किया हमने, हमने रिफ्रेश किया, कंपाइलिंग हो गया। ये फॉन्ट साइज आ गया आपका बढ़ के, क्लियर? ठीक। जी सर। तो इस तरीके से हम स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग इस तरीके से करते हैं। ठीक ठीक। है, ठीक। अब आपने एक फॉन्ट स्टाइलिंग का वो बना लिया, उसके अंदर फॉन्ट साइज 100 हाँ पिक्सल कर दिया है। हाँ, देखो इनलाइन स्टाइलिंग में आपने, जैसे मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, हम्म, जो ऑब्जेक्ट्स है उसे बनाओ और उन्हें बना करके पास कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक। अब रिएक्ट नेटिव में हम क्या करते हैं, ये जितनी भी स्टाइल होती है ना, इन्हें हम एक स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट में पास कर देते हैं और वहां ठीक। से इसे स्टाइल करते हैं। बिल्कुल होता है इसी तरीके से, बस ये क्या है, ये जो फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह है, ये उसमें एक ऑब्जेक्ट की तरह पास करते हैं और उन्हें यहाँ पे यूज करते हैं, बस खत्म। ठीक। अब जैसे क्या है, आपकी आती है CSS स्टाइल। इसके बाद वी कैन राइट स्टाइलिंग इन अ सेपरेट फाइल फॉर आवर रिएक्ट एप्लीकेशन एंड सेव द फाइल विद अ .css एक्सटेंशन। इसमें क्या है, CSS स्टाइल शीट में, भाई CSS की फाइल को ही एक स्टाइल शीट कहा जाता है, तो हम एक स्टाइल शीट क्रिएट कर लेते हैं। क्या करोगे आप, कैसे क्रिएट करोगे? सिंपल सी है, SRC के अंदर ही आप अपनी एक CSS की फाइल फोल्डर क्रिएट करो, कंपोनेंट के अंदर SRC, कंपोनेंट्स के एसआरसी के अंदर या कंपोनेंट से बाहर? SRC के अंदर CSS नाम ठीक। से एक वो क्रिएट करो, और इसके अंदर ऐसे भी कोलैप्स कर दे रहा हूँ, इसे भी कोलैप्स, इसके अंदर आप एक फाइल बना लो स्टाइलिंग .css। ठीक है, अब आपकी स्टाइलिंग .css बन गई। अब अगर इसे इंडेक्स में इंपोर्ट कराना तो क्या करेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी हमें पर फोल्डर से बाहर लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, हम इंपोर्ट पर सीएसएस लिखना हम पड़ेगा। फोल्डर के अंदर ही हैं, फॉरवर्ड स्लैश CSS,
आज इंटेलिजेंस को नहीं वर्क करता है मेरा। CSS फॉरवर्ड स्लैश आपका स्टाइलिंग नोट ये आ गई। ठीक ठीक है, अब आपको जी सर। बस आपकी ये जो स्टाइलिंग नोट CSS है ये आपकी क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर मेरे पास ये जो H1 है इसकी स्टाइलिंग में दे देता हूँ, जो कि मैंने ये दी है हेडिंग स्टाइल फॉन्ट स्टाइल। तो हम आईडी और जी सर। क्लासेस बना देते थे, जी है ना। सर। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको ये जो हेडिंग स्टाइल है यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डॉट हेडिंग, और डॉट हेडिंग स्टाइल में हमारे ये जो चीज थी मैं इसे कट करता हूँ यहाँ प्रॉपर्टीज। से और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। ठीक है, लेकिन ठीक। अब ये यहाँ पर इस तरीके से नहीं लगेगी। एक मिनट, बैकग्राउंड कलर आपने इस तरीके से दिया है, इस तरीके से नहीं लगेगी, आपको इस तरीके से देना। कलर मैंने दे दिया ब्लू, इसमें एरर को दे रहा है रेड। यार ब्लू की जगह कॉमा लगा के देखिए। ठीक है, अब आपकी ठीक। अगली जो है फॉन्ट स्टाइलिंग में छोटी छोटी गलतियां है ना, कभी कभार दिक्कत। और हमने फॉन्ट साइज जो था वो दे दिया हमने 250। ठीक है, इसी तरीके से CSS लिखते हैं। CSS तो तुम्हें लिखनी आती होगी, ऐसी बात जी नहीं है। सर। जी सर। ठीक है, जी अब सर। H1 में अगर आपको यूज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो हेडिंग स्टाइल वगैरह लिखी हुई है आप सिंपल इस तरीके से एक पहले से इसमें करके देखते हैं स्टाइल ऑब्जेक्ट। क्लास नेम आपने दे दिया, क्या था आपका, डेमो दे दो डेमो। एक मिनट, डेमो का को दे दो, ऐसी डेमो कुछ भी उठा करके दे दो। ओहो, हेडिंग स्टाइल इज नॉट डिफाइंड। ये आ गया हेलो स्टूडेंट, हेडिंग स्टाइल देने से जी सर। फॉन्ट स्टाइलिंग दे दो जी स्पेस दे सर। करके, स्टाइलिंग सेव कर लिया, ये आपकी फॉन्ट स्टाइलिंग होगी। तो इस तरीके से आप एक CSS की फाइल लो और उसे पास कर। ठीक। क्लियर। अब ठीक यहाँ है पर सर। मैंने क्लास नेम क्यों लिया, क्लास क्यों नहीं लिया, तुमने ये देखा होगा कि इस मैंने जो हम जब हाँ सर। HTML CSS पढ़ रहे थे तो यहाँ CSS। पर जी सर। मैं क्लास दे रहा था, अब यहाँ पे क्लास नेम क्यों लिया, लास्ट। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि क्लास जो है ना वो एक रिजर्व कीवर्ड है यहाँ पे, ये जो, ठीक। ठीक है ना। तुम अगर इधर क्लास दोगे और ये करोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पर ऐसे देना नहीं, मैं तुम्हें बता के चल रहा हूँ। ठीक है ठीक ना, है। कोई दिक्कत ठीक नहीं है आएगी, सर। लेकिन ऐसे देना नहीं, आप क्लास नेम ही देना। ठीक है, दूसरी ठीक चीज है। हम एक ठीक है चीज और सर। चेक करते हैं, मैं एक चीज और चेक कर लूँ। हम इसे लेते हैं पैरेंथेसिस में ही हम heading, तरीके से बात नहीं, वैसे ही क्लास नेम और आईडी लेकर के करना, क्लास और आईडी वगैरह, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके, क्योंकि वहां पे वो वेरिएबल दे देगा। अब आता है आपका CSS मॉड्यूल। CSS मॉड्यूल सबसे अच्छी चीज होती है। इसमें क्या होता है, ठीक। CSS मॉड्यूल इज अनदर वे ऑफ एडिंग स्टाइल टू योर एप्लीकेशन। आप अपने एप्लीकेशन में CSS मॉड्यूल एक और तरीका है जिसकी मदद से आप अपने एप्लीकेशन की कंपोनेंट्स को स्टाइल कर सकते हो।
It is a CSS Yes. file where all class names and animation names are scoped locally by default. ये एक CSS की फाइल होती है, जैसे जस्ट लाइक रेगुलर CSS फाइल, जहां पर हमारे जितने भी क्लास नेम्स वगैरह होते हैं और एनिमेशन वगैरह जो भी हम क्रिएट करते हैं CSS के, वो सारे के सारे लिस्टेड होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। it is available only for the component which imports it. Means any styling you add can never be applied to another component without without our permission, and we never need to worry about the name conflict. सबसे अच्छी बात जो CSS मॉड्यूल की होती है वो ये होती है कि जब हम इसे इंपोर्ट करते हैं तो ये किसी और कंपोनेंट में अपने आप अलाउ नहीं हो जाती है, इसको हमारी परमिशन की जरूरत होती है। तो हमें है ना, जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है CSS की, जैसे मान लो कि तुमने दो स्टाइलिंग ली है, जैसे कि ठीक। यहाँ पर मैंने एक ये वाली ले ली स्टाइलिंग डॉट CSS और एक और ले ली, ठीक है ना, ठीक। समझ लो, एक और रेगुलर फाइल ले ली और दोनों में हेडिंग स्टाइल दे दी, एक में कलर दे दिया रेड और एक में दे दिया ब्लू। तो फिर पता है क्या होगा, ब्लू वाला अप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो बाद में आ रहेगा। ठीक है ना, स्टाइलिंग 1.css दे दी, स्टाइलिंग 2.css दे दी, अच्छा, बस पहला उसमें क्या, कंसीडर कर देगा। दूसरा वाला अच्छा, कंसिडर दूसरा। करेगा। हाँ ठीक। ठीक है ना, ओवरराइड हो जाएगी ना, रेड ब्लू से ओवरराइड हो जाएगा। हाँ, करके रेड ब्लू दिखाऊं, से। ठीक। करके दिखाऊं? नहीं कर लूंगा सर, कर लूंगा। ठीक है, तो वही चीज हो जाती है यहाँ पर, स्टाइलिंग डॉट CSS अप्लाई हो जाती है नई वाली फाइल, तो वो वाला नए ठीक। वाली फाइल का जो इफेक्ट होता है वो अप्लाई हो जाता है। तो इस चीज को हटाने के लिए CSS मॉड्यूल को हम यूज करते हैं। अब जैसे क्या है, ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, ठीक है ना, मैं ठीक। चाहता हूँ इसके अंदर जो H1 है उसी के लिए वो पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई हो, तो हम CSS मॉड्यूल का अगर यूज करें तो यहाँ पर आपको एक फाइल देनी पड़ेगी, ऐप डॉट स्टाइलिंग डॉट CSS। ठीक है, मतलब आपको कंपोनेंट का नाम ऐप डॉट मॉड्यूल मैंने मॉड्यूल डॉट CSS इस तरीके से पास करनी पड़ेगी, और आप इस तरीके से क्रिएट करोगे तो अब आपकी ये जो है, ये वाली फाइल जो है वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए ही बनी, ऐप के लिए। अगर आपको और कोई कंपोनेंट लोगे तो उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी, ठीक। जब तक आप नहीं चाहोगे। ठीक है, ठीक। ठीक। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ इसे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर देते हैं ब्लू। ठीक है, ठीक। और सर ये स्टाइलिंग डॉट CSS का कोई फिर काम नहीं है फिर? नहीं काम अगर है, हमने जी क्यों बना क्यों लिया नहीं, क्यों नहीं काम है, क्यों नहीं काम है भाई, एक बार बताओ ऐप आप डॉट स्टाइलिंग, मॉड्यूल हाँ बना दिया। नहीं क्यों नहीं काम है, आप चाहो तो बना सकते हो इस तरीके से, किसी ने मना थोड़ी ना करी है, आप चाहो तो इस तरीके अच्छा। से भी बना सकते हो। ये तो एक तरीके हैं, अच्छा। अलग अलग तरीके मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया और तुमने कहीं देखा तो तुम सबसे पहले आकर के यही कहोगे सर आपने ये चीज नहीं बताई थी और ये चीज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक। ठीक है, CSS /ऐप मॉड्यूल डॉट, ये आ गया। अभी हम जरा इसमें देखें, मैंने ये अप्लाई कर दिया और उसमें भी जी सर। हेडिंग स्टाइल नाम से, बट उसमें ब्लू कलर है और कलर देते हैं हम पीछे वाला येलो। सेव करते हैं हम, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पर लगाया कि नहीं लगाया, यहाँ पर नहीं लगाया, क्लास नेम ठीक है सर। हेडिंग स्टाइल, सेव किया, ये आ गया ब्लू कलर में। एक मिनट, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट CSS कलर ब्लू स्टाइलिंग डॉट CSS पावरफुल ये वाली होगी। Not heading style H1 कंपोनेंट में तो पास कर लिया मैंने। यहाँ पे वगैरह है, चलो कोई नहीं, इसे हम देख लेंगे बाद में, ठीक है ना, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब भी ये कोई दिक्कत आ रही होगी। ठीक है सर। ठीक है ना, एक लास्ट चीज और मैं बता दूं, CSS क्लास नेम तुम देख चुके हो, CSS इन JS एक चीज मैं बता देता हूँ। जी सर।
ठीक है ना। CSS इन JS क्या होता है, आपकी CSS जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हो। जैसे अभी तो आप जो प्रॉपर्टीज लिख रहे थे वो जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज थी CSS की, मतलब CSS की जो प्रॉपर्टी थी वो जावास्क्रिप्ट में अप्लाई हुई है, वो कैसे अप्लाई हुई है, वो इस तरीके से लोअर कैमल कैसे हम लगा के कर रहे थे, ठीक है ना, वो जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी। पर अगर हमें CSS ठीक। की ही प्रॉपर्टी, जैसे CSS में लिखते हैं बैकग्राउंड हाइफन कलर, इस तरीके से जैसे मैं लिखता हूँ, वही अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। उसके लिए हमारे पास एक्सटर्नल फाइल्स या फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, जैसे कि ये हुई ग्लैमरस, स्टाइल कंपोनेंट, रेडियम, इमोशन। ये 4 अलग अलग तरीके की लाइब्रेरीज हैं जिनकी मदद से हम अपनी CSS जो है वो जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट को कहते हैं CSS इन JS। और जो मोस्टली यूज ठीक होती सर। है, मोस्टली जो यूज होती है और इंटरव्यू में पूछी जाती है, वो है स्टाइल्ड कंपोनेंट। तो इसके बारे में हम रिएक्ट नेटिव में पढ़ेंगे, स्टाइल्ड कंपोनेंट में के थ्रू हम किस तरीके से अपनी ऐप को स्टाइल करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा ये है, मतलब ये वाला पार्ट है, ये हम कल देखेंगे कि इसमें क्या एरर आ रही है, ठीक है ना। कोई माइनर सी एरर आ रही होगी, अभी मेरे को चीज को देखना पड़ेगा। क्लियर। क्लियर। तो अब जा करके ये करना। और दूसरा मैं एक चीज और बता देता हूँ, लास्ट थिंग, सबसे सिंपल सी चीज, ठीक है ना। जी इसे सर। क्लोज करते हैं और दो चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उनका तुम्हें अब 2 दिन में वही काम करना है। जी सर। फोर स्टेप, ये मैं सिखाऊंगा नहीं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन ये जी इंटरव्यूज में सर। पूछी जाती हैं, ये मैं तुम्हें चीज बता देता हूँ। ये रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट जेएस की ये 3 लाइब्रेरी हैं, बूटस्ट्रैप, एक रिएक्ट बूटस्ट्रैप कहाँ गया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये 3 लाइब्रेरी, 3 फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आपके रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाने के लिए यूज होते हैं। इन तीनों को यूज करना है। मटेरियल यूआई जो है वो आपका रिएक्ट का ही है। इन्हें इंस्टॉल कैसे करना है, मटेरियल यूआई रिएक्ट, मटेरियल यूआई, मटेरियल यूआई रिएक्ट, ये वाला है। मतलब ये 3 लाइब्रेरी दे दे, फ्रेमवर्क दे दिए एक तरह से। क्या नहीं, यही है, चेक करते हैं। हाँ यही है, हाँ यही है वही। तो ये हैं आपके 3 अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क जो कि आपको वेबसाइट क्रिएट करने में बहुत आसानी देते हैं। आपके पास बने बनाए कंपोनेंट होते हैं और आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कंपोनेंट पे क्लिक किया, आपके पास ये सारे कंपोनेंट आ गए। तो अब इससे एक अच्छी सी वेबसाइट ठीक। बनानी है तुम्हें, ठीक है ना। रख तो लो, वही ठीक। ग्रिड ठीक। डिजाइन सिस्टम वैसे ही वर्क करता है। इसे इंस्टॉल कैसे करना है पहले तुम करके देखो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। और एनपीएम से इंस्टॉल नहीं करना है, इसे यार्न से इंस्टॉल करना है पहली। ठीक। एनपीएम से इंस्टॉल नहीं करना, यार्न से इंस्टॉल करना है। यार्न में इंस्टॉल करने के लिए ऐड कमांड लगती है, इंस्टॉल कमांड नहीं लगती है। और किसी भी ठीक है पैकेज सर। को ग्लोबली इंस्टॉल कोई नहीं करेगा। -G ठीक वाला सर। जो फ्लैग होता है वो नहीं लगाना है किसी को, लोकली करनी है। ठीक। और किस में करनी ठीक। है, किस में करनी है, आपके डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट में करनी है। ठीक। डेव डिपेंडेंसीज में नहीं करनी है, डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट में। समझ में आ गया, मैंने बता दिया अब जी रिक्वायरमेंट सर। कि मुझे ये चीज जी चाहिए। सर। और आपको जाकर के जो भी है वेबसाइट की यूआई वगैरह कैसे दिखेगी। अब जैसे तुम मुझसे ये कहोगे कि सर हमें यूआई पता नहीं है, कैसी वेबसाइट की यूआई होगी, तो तुम देख लो वेब रिएक्ट वेबसाइट यूआई, ये वही। इमेजेस में जाओ, ये अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स हैं, इनकी यूआई वगैरह देखो कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और जाकर के ठीक। क्रिएट करना है। जैसे ये हो गए रिएक्ट वेबसाइट यूआई टेम्पलेट, इसमें जाओ देखो और किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं वो सारी चीजें देखना, ठीक है। मतलब ठीक। टेम्पलेट देखो और उन्हें बनाने की कोशिश करो, इन तीनों से। जितना कोशिश ठीक। करोगे बनाने की उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए आसानी होगी। ठीक। एक तो सर बूट स्ट्रैप है आपने बताया है। एक बूट स्ट्रैप है, एक रिएक्ट बूट स्ट्रैप है, ये ठीक। रिएक्ट जेएस पे बेस्ड बूट स्ट्रैप है, और एक आपका मटेरियल यूआई है। सबसे ज्यादा ठीक। यूज होने वाली
फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप है और मटेरियल यूआई है। मतलब जो इन तीनों में भी सबसे जो ज्यादा यूज होती है वो है मटेरियल यूआई। कंपनीज में ये फ्रेमवर्क मांगे जाते हैं रिएक्ट के लिए। तो तुम अगर अपने रिज्यूमे में लिखना चाहते हो कि हाँ मुझे ये चीज भी आती है, तो आप इन तीनों पर भी अपनी कमांड करके चलो। बस इनमें कुछ नहीं है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मान लो बटन है, ठीक ये बटन आ गया, कंटेंट बटन। तो बटन इस तरीके से क्रिएट, ठीक ठीक है ना, किसमें? ठीक अगर आपको रिएक्ट में करना है तो इस तरीके से, ठीक ठीक है। जी सर। ये किस तरीके का पैकेज है? @ लग रहा है तो ये पता करना है @ लगा के कौन सा किस तरीके पैकेज करते हैं। स्कोप्ड पैकेजेस होते हैं ये, @ करके जो भी हमें इंपोर्ट कराते हैं, अच्छा ठीक है ना। मैंने बताया था तुम्हें एक बार, एक स्कोप्ड होते हैं, एक अनस्कोप्ड पैकेज होते हैं। जो इस तरीके से होते हैं वो अनस्कोप्ड पैकेज होते हैं, जो @ करके लगाते हैं वो स्कोप्ड पैकेज, ठीक है। तो आज की क्लास जी यहीं सर। खत्म होती है। अब 2 दिन बाद क्लास ठीक। होगी, मैं बता दूंगा, ठीक क्योंकि है। मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ बाहर जयपुर, ठीक है। ठीक ठीक ओके, है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। रिकॉर्डिंग जल्दी मिल जाएगी तुमको, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू सर। ओके। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।